नमस्कार। 9 जुलाई 2025। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं टाटा मोटर्स में। कल भारतीय बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। आखिरी घंटे में खरीदारी हुई, लेकिन वो अमेरिका भारत ट्रेड डील पर ना अभी भी कुछ साफ नहीं है। हाँ, अनिश्चितता तो बनी हुई है। और ऊपर से खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा दिया है 1 अगस्त से। बिल्कुल। ये वैश्विक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण तो है। इन्हीं सब संकेतों के बीच टाटा मोटर्स पर बात करना जरूरी हो जाता है, खासकर हाल की खबरों को देखते हुए। हमारे पास कंपनी रिपोर्ट्स है, बाजार के आंकड़े हैं और कुछ एनालिसिस भी। हाँ, तो देखते हैं क्या चल रहा है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर्स की अभी की स्थिति क्या है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या प्लान्स है। शुरुआत करते हैं हाल के प्रदर्शन से, खासकर JLR मतलब जैगवार लैंड रोवर सेगमेंट से। पहली तिमाही Q1 FY26 में टाटा मोटर्स की जो कुल ग्लोबल होलसेल बिक्री है, मतलब दुनिया भर में जो डीलर्स को गाड़ियां बेची, वो 9% गिरी हैं। अच्छा, 9% की गिरावट। हाँ, और इसमें JLR की बिक्री 11% कम हुई है। JLR तो बहुत अहम है ना? हाँ, बिल्कुल अहम है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में देखा जाए तो कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 71% हिस्सा JLR से ही आया था। बिक्री में यह जो गिरावट है, इसके कारण भी हैं। क्या वजह रही? एक तो जैगवार के कुछ पुराने मॉडल्स बंद हुए हैं, और दूसरा अमेरिका में वो जो टैरिफ लगने की बात चल रही है, उसके चलते अप्रैल में शिपमेंट पर थोड़ी रोक लगी थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज भी हो रही है। अच्छा, क्या? गिरावट तो है, पर जो ज्यादा मुनाफा देने वाले मॉडल्स हैं, जैसे रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर, उनकी बिक्री का हिस्सा बढ़ गया है। ओ, मतलब महंगी गाड़ियां ज्यादा बिकी। हाँ, कह सकते हैं। Q1 FY26 में JLR की कुल बिक्री में इन मॉडल्स का हिस्सा 77% से ज्यादा था। पिछले साल इसी टाइम ये करीब 68% था। तो वॉल्यूम कम हुआ, पर वैल्यू मिक्स मतलब मुनाफे वाला मिक्स वो बेहतर हुआ। समझ गई। लेकिन शेयर पर तो असर दिखा है इसका। पिछले 1 साल में देखें तो करीब 31% नीचे है स्टॉक। हाँ, वो तो है। हालांकि लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल का रिटर्न देखें तो वो काफी मजबूत रहा है। और इसी माहौल में JLR ने इस वित्त वर्ष FY26 के लिए अपना मुनाफे का मार्जिन फोकास भी घटा लिया है। अच्छा, कितना? अब वो 5 से 7% कह रहे हैं। पहले ज्यादा उम्मीद थी। और वजह? वही टैरिफ वाली चिंता। हाँ, कारण वही है, अमेरिका में टैरिफ लगने का डर, ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी अनिश्चितता, और चीन का बाजार भी थोड़ा सुस्त है। ये सब जुड़ता है उन ग्लोबल ट्रेड टेंशन से जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। सही है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत पर शायद टैरिफ का असर कम हो, पर JLR के लिए तो ये चिंता असली है। बिल्कुल, JLR का बड़ा एक्सपोजर है इन मार्केट्स में। ठीक है, अब भारत पर आते हैं। यहाँ तो टाटा मोटर्स एक बड़ा नाम है। हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल व्हीकल्स मतलब ट्रक्स और बसेस में तो मार्केट लीडर है, करीब 38% मार्केट शेयर। और पैसेंजर गाड़ियों में भी काफी मजबूत है। तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर, लगभग 13% हिस्सा। और EV सेगमेंट? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो खैर इनका दबदबा है अभी। हाँ, EV में तो लीडर है। पिछली तिमाही Q3 FY25 में मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा था, करीब 53%। इनका चार्जिंग नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। 18,000 से ज्यादा स्टेशन हो गए कह रहे हैं, और नए लॉन्च भी हो रहे हैं, जैसे अभी Harrier.EV आई है। हाँ, उसको भारत NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और कीमत भी बताई है 21.49 लाख से शुरू। पर एक सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये EV वाली बढ़त बनी रहेगी, क्योंकि अब मुकाबला बढ़ रहा है तेजी से। महिंद्रा है, MG है, और भी कई आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और अगर हाल के घरेलू बिक्री आंकड़े देखें, जून में 12% की गिरावट आई है पैसेंजर व्हीकल सेल्स में। और कंपनी का अपना अनुमान भी यही है कि इस साल PV बिक्री में 5% से कम ही बढ़ोतरी होगी। तो मतलब थोड़ी नरमी दिख रही है घरेलू बाजार में भी। हाँ, वैसे बाजार में दूसरी कंपनियों से कुछ अच्छी खबरें भी थीं, जैसे महिंद्रा का प्रोडक्शन बढ़ा, कोटक बैंक के लोन्स बढ़े, टाइटन का बिजनेस भी अच्छा रहा। ये बस थोड़ा मार्केट का अंदाजा देने के लिए। बिल्कुल, ओवरऑल मार्केट का माहौल भी देखना होता है। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंशियल स्थिति पर। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे सॉलिडेटेड मतलब पूरे ग्रुप का औसत सालाना मुनाफा देखें, CAGR वो 37% से ज्यादा रहा है। ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कमाई, वो भी पिछले 3 साल में औसतन करीब 30% रही है। काफी अच्छा है ये। बिल्कुल। और वैल्यूएशन, PE वगैरह? हाल का कंसोलिडेटेड PE अनुपात 9 के आसपास है।
ये बताता है कि बाजार कंपनी की हर रुपए की कमाई के लिए कितना देने को तैयार है। 9 का पीई ऑटो सेक्टर के हिसाब से तो ठीक लगता है। आरओसी भी शायद ठीक होगा। हाँ, आरओसी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, वो भी करीब 20% के आसपास है। लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी। हाँ, हाल की तिमाही Q4 FY25 में कंसोलिडेटेड मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 51% गिरा है। 51%, ये तो काफी ज्यादा गिरावट है। हाँ, हालांकि इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले साल का बेस बहुत ऊंचा था। मतलब पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट बहुत ज्यादा था। अच्छा, हाई बेस इफेक्ट। हाँ, और अगर सिर्फ भारत के बिजनेस को देखें, मतलब स्टैंड अलोन आंकड़े, तो पिछले 12 महीनों में बिक्री और मुनाफे दोनों में गिरावट दिखी है। तो वो हालिया दबाव साफ है। और एक और बहुत बड़ी चीज होने वाली है, डीमर्जर। हाँ, ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। मार्च 2024 में मंजूरी मिली थी। हाँ, कंपनी 2 हिस्सों में बट रही है। एक कमर्शियल गाड़ियों का बिजनेस CV और दूसरा पैसेंजर गाड़ियों का PV, जिसमें EV और JLR भी शामिल होंगे। बिल्कुल, और उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? मेन उद्देश्य तो यही है कि दोनों बिजनेस पर अलग अलग फोकस किया जा सके, स्ट्रैटेजी अलग हो सके। और शायद शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक हो, मतलब दोनों अलग अलग कंपनियों की कीमत मिलकर अभी से ज्यादा हो जाए। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये एक बड़ा रणनीतिक कदम है कंपनी के लिए। सही कहा, देखना होगा ये कैसे काम करता है। वैसे ज्यादातर एनालिस्ट्स अभी स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दे रहे हैं, मतलब न खरीदने की सलाह न बेचने की। और टारगेट प्राइस क्या है? औसत टारगेट प्राइस करीब 764 रुपीस के आसपास है, अभी के भाव से लगभग 10% ऊपर। ठीक है। तो अगर आज की बात समेटें, टाटा मोटर्स ग्लोबल चुनौतियों से जूझ रही हैं, खासकर JLR की बिक्री और वो टैरिफ का डर, ये साफ है। हाँ, वो एक प्रेशर पॉइंट है। लेकिन कंपनी लचीलापन भी दिखा रही है, जैसे वो मुनाफे वाले मॉडल्स पर फोकस बढ़ाना और भारत में EV में मजबूत पकड़। बिल्कुल, और वो आने वाला डीमर्जर, वो तो पूरी कहानी बदल सकता है। हाँ, वो भविष्य के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है शायद। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं अपने श्रोताओं को। जरूर। देखिए, डीमर्जर के बाद 2 अलग कंपनियां होंगी। एक का बिजनेस बहुत हद तक ग्लोबल लग्जरी मार्केट यानी JLR पर निर्भर करेगा, जो कि काफी ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरी कंपनी का फोकस होगा भारत के बढ़ते हुए लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट पर, खासकर EV सेगमेंट में। तो एक निवेशक के नजरिए से सोचें, लंबी अवधि के लिए ज्यादा सुरक्षा या ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल किस रास्ते पर नजर आता है? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपके स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।